नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से प्रतियोगिता फोरम के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लेकर आए हैं एक नए विषय की जानकारी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का प्रथम अध्याय, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में व्यापार करने के लिए भारत आई थी, तो उस व्यापार के साथ-साथ उसने धीरे-धीरे यहाँ पर शासन की अपनी जड़ें जमानी शुरू की और इसी शासन प्रशासन को बढ़ाने के लिए कई एक्ट और एक्ट गवर्नमेंट लेकर आई, ताकि शासन को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके। तो इन्हीं संवैधानिक इतिहास में, इन्हीं प्रशासन की व्यवस्था में जो कंपनी ने अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन का यहाँ पर जो रूल रहा, उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला कंपनी का शासन और दूसरा सम्राट या क्राउन का शासन। 1773 से लेके 1858 तक का जो समय होता है, वह कंपनी के शासन का काल होता है। और 1857 की क्रांति के बाद जो सत्ता का हस्तांतरण क्राउन के हाथों में हुआ, तो वो भारत की स्वतंत्रता 1947 तक जारी रहा। तो हम इसे कुछ एमसीक्यूज और उसके साथ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वन बाय वन क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एक्ट आया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्ट लाया गया था एक शासन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पहले प्रश्न का जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। और इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। तो इसीलिए आपका विकल्प ए सही है। हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था और इसके माध्यम से क्या सुधार या क्या रेगुलेशंस बने? तो सबसे पहला जो हमने अभी पढ़ा कि 1773 के एक्ट के जरिए 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एलिजा हेम्पे जो थे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तथा 3 इनके सहायक अन्य न्यायाधीश थे। दूसरा ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसी के अलग-अलग गवर्नर थे। तो इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को ब का पदनाम चेंज किया गया और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। तो ऐसा कहलाने वाले जो पहले गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। और साथ ही बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, उसे बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। तीसरा जो मुख्य बिंदु था जो इस 1773 एक्ट में था, वो था कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हुआ ये था कि कंपनी जो 1600 से भारत में शासन कर रही थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो रही थी। उसे उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के से कर्ज लेने की स्थिति आ गई थी। तो इसी इस कुव्यवस्था को ठीक करने के लिए, अव्यवस्था को ठीक करने के लिए कंपनी ने कुछ बंदिशें लगाई और उनके कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया।
इस चीज़ को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए वहाँ पर कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई, जो भारत में राजस्व, नागरिक और सैनिक मामलों में की जानकारी सीधे ब्रिटिश सरकार को देते थे। इस समय ये जब 1773 का एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में थे। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये था कि सबसे पहली बात तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में डायरेक्ट या नियंत्रण का काम किया और उसके बाद एक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रूप न्याय व्यवस्था की स्थापना करने की कोशिश की गई। अब इसी व्यवस्था के कुछ दोष भी थे, कुछ कमियां थी। वो ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित नहीं था। बार-बार गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न होती थी। और दूसरा ये कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कर दिए गए थे, जिसकी वजह से वो कोई फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते थे। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ये पहला एक्ट था जो भारत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, संवैधानिक इतिहास में पहला स्टेप था। उसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनी कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? सवाल है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनी कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? पिछली स्लाइड में हमने जो देखा कि गवर्निंग बॉडी बनी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, तो यही सवाल है कि इस गवर्निंग बॉडी में कितने सदस्य थे? तो इसका ऑप्शंस है आपके पास, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन सी जो है 4, यह इसका सही आंसर होगा। क्यों? कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे और ये बहुमत के आधार पे कार्य करते थे। अगला सवाल है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी को राजस्व, सैनिक व नागरिक संबंधी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था? इसके भी ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ए 1935 का भारत शासन अधिनियम, बी 1892 का अधिनियम, सी 1813 का चार्टर एक्ट और डी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो अभी हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था और ये कहाँ पर मेंशन था? ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका इसका सही आंसर होगा। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नया संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1781 का संशोधन अधिनियम कहते हैं। यह अधिनियम में मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से गवर्नर जनरल की बॉडी को बाहर कर दिया गया था और सभी मामलों के न्याय कानूनी मामलों के लिए कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ला दिया गया था। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? सवाल है, किस अधिनियम द्वारा भारत को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हमने देखा, वहां ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट सिर्फ 1773 की जो कमियां थी उसे दूर किया गया था। ऑप्शन सी जो है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा गया था कि भारत जो है वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
अब हम देखते हैं 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जो इसका सही जवाब है, इसमें क्या-क्या चीज़ें थी। इस एक्ट में पहली बार कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। मीन्स राजनीति पॉलिटिकल और वाणिज्यिक मतलब बिज़नेस, ये दोनों चीज़ों को डिफरेंट अलग कर दिया गया था। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओडी का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्य थे, और वाणिज्यिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने थे। मतलब आप देख सकते हैं, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए डायरेक्टर्स थे, और पॉलिटिकल मैटर्स के लिए कंट्रोलिंग बॉडी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत में सभी नागरिकों के सैन्य और राजस्व और नागरिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार था, जैसा 1773 के एक्ट में कार्यकारी परिषद थी। और चौथा था, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। जो हमने वहां पर कंट्रोलिंग बॉडी देखी थी, जो उसके 4 सदस्य की संख्या 4 थी, उनकी संख्या यहाँ पर 3 कर दी गई। तो ये मुख्य पॉइंट्स है जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसमें सबसे पहला तो यही कि भारत को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया था, और बोर्ड ऑफ गवर्नर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दो डिफरेंट बॉडीज बनाई गई थी राजनीतिक और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया गया था? तो देखिए, अभी तक हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। 1781 का हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखा, वहां पर भी नहीं था। पिट्स इंडिया एक्ट के हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे, वहां हमें नहीं मिला। अब इसके ऑप्शन देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1786 का अधिनियम, और 1784 का पिट्स एक्ट। तो ऑप्शन सी जो है, 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम में ये प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया गया था। अब क्यों दिया गया था, इसे हम देखते हैं। क्या हुआ था, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने यह पद स्वीकार करने की 2 शर्तें रखी थी। वो 2 शर्तें क्या थी कि सबसे पहले, विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को परिषद के फैसले बदलने का अधिकार हो। मतलब इनकी सहायता के लिए जो 3 सदस्यों की जो परिषद बनाई गई थी, वो गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में उनके फैसलों को बदल सकता था। मतलब डोमिनेटिंग फैसला होता गवर्नर जनरल का। और दूसरी शर्त जो थी, वो थी कि उन्हें सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। तो इसी 2 शर्तों को पूरा करने के लिए 1786 का अधिनियम लाया गया था। तो दोस्तों, हमने अभी इस वीडियो में हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1780 को देखा। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें दिए हुए पॉइंट्स को आप लोग एक बार देखें। अगले वीडियो में हम इसी श्रृंखला का अगला टॉपिक देखेंगे कि आगे और कैसे व्यवस्था बदली, और साथ में हमारी जो आगामी आने वाली परीक्षा है, उनसे संबंधित कुछ नए बूस्टर पॉइंट्स और टॉपिक्स के साथ हम फिर से इस नए चैनल पे नए वीडियोस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्रतियोगिता फोरम के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।